पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज़ का अगला संस्करण जिसका नाम है कालदूत और जिसके लेखक हैं राजा, आज हम पढ़ेंगे। इच्छाधारी सांपों का द्वीप, नागमणि द्वीप। मणिराज की मृत्यु के पश्चात द्वीप का सम्राट बना नागराज, लेकिन विष से अपराध का सफाया कर देने का संकल्प लिए नागराज अधिक दिन वहां रुक नहीं सका। प्रोफेसर नागमणि द्वारा तैयार किए गए नकली राज की खोज में चल पड़ा वह। उसके बाद मणिद्वीप की बागडोर राजकुमारी विसर्पी के हाथों में थी। नागद्वीप तक नागराज कैसे पहुंचा जानने के लिए पड़े प्रलयंकारी मणि और शंकर सहनसा। लेकिन उस दिन द्वीप पर एक हंगामा सा मच गया। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। राजकुमारी अचरज भरी निगाहों से उधर देखती है। नाग बोला, द्वीप पर फिर से बाजों ने आक्रमण कर दिया है राजकुमारी जी। वे कई नागों को उठा कर ले गए हैं। क्या कहा तुमने? राजकुमारी विसर्पी सिंहासन से उछल पड़ी। उसने झपट कर अपने शस्त्र उठा लिए। जल्दी चलो पुजारी बाबा, हमें कुछ करना होगा। इधर बस्ती में भयानक बाजों ने नागों के बीच आतंक फैलाया हुआ था। तभी नागकुमारी विसर्पी क्रोध में उफनती हुई वहां पहुंची। अपनी प्रजा और सैनिकों की बाजों दबारा होती दुर्दशा देख उसने अपना धनुष बाजों पर तान दिया। मैं इन्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी पुजारी बाबा। और अगले ही क्षण उसने बाजों पर बाणों की वर्षा कर दी। उस भयानक हमले से घबराकर बाजों का झुंड आकाश की ऊंचाइयों में खो गया। आज भी बाज हमारे कई नागों को दबोच ले जाने में सफल हुए हैं और बाकी बचे हुए दम तोड़े वहाँ करा रहे थे। नाग द्वीपवासियों ने राजकुमारी को घेर लिया। राजकुमारी जी, हमें इस मुसीबत का हल तो ढूंढना ही होगा, वरना एक दिन यह विरा हो जाएगा। इस मुसीबत को केवल एक ही व्यक्ति समाप्त कर सकता है और वह है नागराज, नाग सम्राट नागराज। जैसे भगवान ने उनकी पुकार सुन ली, आसमान हेलीकॉप्टर की आवाज़ से गड़गड़ा उठा और नाग मानव ने एक हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। वे खुशी से चीखे, नागराज, नागराज, लो नागराज आ गया। नागराज हेलीकॉप्टर मैदान में उतारकर द्वीपवासियों के पास पहुंचा। राजकुमारी विसर्पी, पुजारी बाबा, यह सब क्या हो रहा है? द्वीप पर बाजों का आक्रमण हुआ था नागराज, वे हमारे कई साथियों को उठा ले गए। नागराज क्रोधित हो उठा। ओह, इन शैतानों को समाप्त करने का कोई उपाय शीघ्र ही सोचना पड़ेगा। तभी हेलीकॉप्टर पर चढ़ा सूलकंठ चीखा, राजकुमारी, पुजारी बाबा, क्या हुआ सूलकंठ? ओह, इसे क्या हुआ? देखिए, यहाँ एक अन्य मानव भी है। यह सुनते ही प्रहरी नाग क्रोध में पुकारते हुए हेलीकॉप्टर की ओर लपके। ओह नहीं, ठहरो। नागराज विद्युत की तेजी से हवा में लहराया और उड़ते हुए सांपों को उसने पकड़ लिया। ठहरो, रुक जाओ। क्रोधित नाग प्रहरियों ने वहीं रुककर नागराज हेलीकॉप्टर में घुस गया। अगले ही क्षण नागराज के साथ नागदंत को हेलीकॉप्टर से बाहर आते देख सभी नाग चौंक पड़े। नागराज, कौन है यह नागमानव? नागदंत, जिसने नागराज बनकर पूरे विश्व के सामने मुझे आतंकवादी बना दिया था। ओह, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों ले आए नागराज? द्वीप के नियम वह कानून के अनुसार यहाँ बाहर का कोई भी मानव आकर जीवित नहीं रह सकता है। मैं जानता हूँ विसर्पी, लेकिन नागदंत केवल मानव नहीं है, मेरी जितनी शक्तियों का स्वामी है यह विसर्पी, पुजारी बाबा एवं स्वस्थ नाग मानव द्वीप के अलावा अगर यह शैतान कहीं और रहा तो पूरे विश्व की गर्दन पर तलवार बनकर लटकता रहेगा। क्या आप मानव जाति का विनाश चाहते हैं? कदापि नहीं नागराज, हम इसे द्वीप पर ही कैद में रखेंगे। चलो नागदंत। शीघ्र ही पुजारी बाबा उन्हें लेकर बस्ती से दूर बनी एक झोपड़ी के पास पहुंचा। नागराज, यह है द्वीप का कारागार। भुजंग भट्ट, संभालो इसे, नए कैदी को। अगले ही क्षण भुजंग भट्ट ने नागदंत को कारागार में धकेल कर द्वार बंद कर दिया। चलो नागराज, यह भुजंग भट्ट की कैद से बचकर नहीं निकल सकता है। रात घिर आई थी। नागराज नागदंत की तरफ से निश्चिंत हो चुका था। नागमणि द्वीप के निवासी नागराज की वापसी का जश्न मना रहे थे। बताओ नागराज, सूलकंठ जीते गया आया। असिपक्ष, थोड़ा धीरज करो राजकुमारी, अभी हार जीत का फैसला हो जाता है। कभी सूलकंठ मध्य रेखा की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता था तो कभी असिपक्ष। एक दवन सूलकंठ व असिपक्ष के बीच जारी था और दूसरा भुजंग भट्ट की कैद में पड़े नागदंत के दिलो दिमाग के बीच। मुझे हर हालत में आज रात ही इस कैद से बाहर निकलना होगा। और तभी, दूर हट जाओ मेरे शरीर से, अब मुझे इस कैद से आज़ाद होना है। और अगले ही पल अपनी असीमित शक्ति से उसने नागरस्सी का बंधन तोड़ दिया और फिर नागदंत का एक मामूली सा प्रहार ही उस कारागार का दरवाजा तोड़ने के लिए काफ़ी था। नागदंत को इस कागजी जेल में कैद किया था नागराज ने। अभी उस भुजंग भट्ट को भी देखता हूँ। कहाँ है वे भुजंग भट्ट? लगता है डर कर भाग गया। नाग के रूप में विश्राम कर रहा भुजंग भट्ट यह ललकार सुनकर पुकार उठता है। शीघ्र ही वह नागमानव के रूप में आ गया। सावधान नागदंत, मैं तुम्हें कैद से भागने नहीं दूंगा। और अगले ही क्षण भुजंग भट्ट की पूंछ से की फौलादी टक्कर नागदंत की छाती पर पड़ी और वह कर रहा उठा, आ। फिर भुजंग भट्ट ने नागदंत को संभलने का अवसर नहीं दिया और उस पर लगातार कई प्रहार किए। अब तुम्हारी हार निश्चित है नागदंत। भुजंग भट्ट के इस दाव में फंसे नागदंत को अपनी जान निकलती प्रतीत हुई। तभी नागदंत ने अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया, जहरीली फुकार, जो एक हाथी को भी मौत की नींद सुला देने में सक्षम है। उफ, यह क्या किया शैतान? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भुजंग भट्ट लड़खड़ाया और इधर लड़खड़ा गया असिपक्ष। इधर शैतान नागदंत ने भाला उठा लिया था
अब तुम्हें तुम्हारी निश्चित हार यानी मौत से कोई नहीं बचा सकता है भुजंग भट्ट। उधर सूलकंठ ने विजय श्री प्राप्त की। अस्सी पक्ष हार गया नागराज, हाँ सूलकंठ जीत गया। इधर घायल हुए भुजंग भट्ट को नागदंत भाले से गोदता चला गया। फिर घायल भुजंग भट्ट को तड़पता छोड़ वह भाग निकला। अंतिम सांसें गिनता हुआ भुजंग भट्ट नाग रूप में आकर रेंगता हुआ नगाड़े पर बढ़ चला। मुझे मरने से पहले नागदंत के भागने का समाचार नागराज तक पहुंचाना होगा। और फिर वह अपनी आखिरी सांस तक नगाड़े पर फन पटकता हुआ चला गया। इधर नागराज ने सूलकंठ की विजय पर तालियां बजाई। बहुत अच्छे सूलकंठ, तुम निश्चय में सर्वशक्तिमान हो। और तभी वातावरण नगाड़े की आवाज़ से गूंज उठा। चौंक उठा नागराज, पुजारी बाबा यह नगाड़े की आवाज़ कैसी? नागराज, लगता है भुजंग भट्ट किसी विपदा में है। शीघ्र ही वे कारागार तक पहुंच गए। ओह, महाबली भुजंग भट्ट तो मृत पड़ा है। हाँ, नागदंत फरार हो गया है। और अगली सुबह नागमणि द्वीप पर नागदंत की खोज प्रारंभ हो गई थी। स्वयं नागराज भी तेजी से नागदंत को खोजता बढ़ रहा था। नागदंत को जल्दी खोजना आवश्यक है। अरे यह गुफा कैसी? इससे यह धुआं कैसा निकल रहा है? मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए, किंतु यह भारी चट्टान से बंद है। नागराज ने अपनी अति शक्ति का प्रयोग किया। जरूर उस नागदंत ने ही इस चट्टान से इस गुफा का मुंह बंद किया होगा। शीघ्र ही उसने चट्टान को हटा फेंका। वह जरूर ही अंदर छुपा होगा। आगे तो अंधेरा बढ़ता जा रहा है। उफ, उस मोड़ से रोशनी आ रही है और यह तो किसी भयंकर जीव के सांस लेने का शोर लगता है। वह भयानक दृश्य देखते ही विस्मय से आंखें फैल गई थी नागराज की। उफ, यह कौन है? भयंकर सर पुकार उठी। कालदूत की गुफा में घुसकर उसकी तपस्या भंग करने की चेष्टा कैसे की दुष्ट मानव! मानव इस द्वीप पर कदम नहीं रख सकता है और तू मेरी गुफा तक घुस आया। किंतु अब तुझे मरना होगा। लेकिन बाबा! और कालदूत के तीनों मुखों से जहरीली फुकार निकली। लेकिन नागराज अपनी जगह छोड़ चुका था। चट्टान के स्थान पर एक गड्ढा नजर आने लगा। अगर ये फुकार मुझसे टकरा जाती तो मैं भी इस पत्थर की तरह पिघल जाता। और फिर कालदूत ने फुकारों की वर्षा कर दी, जिसके फलस्वरूप गुफा की छत से भारी भारी चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी और नागराज उन चट्टानों के बीच फंस गया। बड़ी फुर्ती दिखाकर बच रहे हो बेटा, अब बताओ कैसे बचोगे? मेरी बात तो सुनिए बाबा, मैं इस द्वीप का। तुरंत ही कालदूत ने फिर उस पर हमला कर दिया। नागराज ने एक बड़ी चट्टान उठाई और विश्व के उस गोले की तरफ उछाल दी। उफ, ऐसे कब तक बच पाऊंगा मैं? नागराज जैसे बलशाली के भी आज दांतों तले पसीना आ गया था। कालदूत की अगली फुकार का सामना उसने अपनी जहरीली फुकार से किया। आज मौत निश्चित है नागराज। दोनों के टकराने के फलस्वरूप कालदूत की फुकार ने अपना थोड़ा रास्ता बदल लिया, किंतु फिर भी वह नागराज के कंधों को झुलसा कर चली गई। उफ, आह! नागराज को लगातार अपनी फुकार से बचता देख कालदूत ने उस पर अपनी बलशाली पूंछ का प्रहार किया। बहुत खेल लिया रे मानव, अब तेरी यही लीला यही समाप्त करता हूँ। इस पूंछ के वार से अब तू नहीं बच सकता है। कालदूत के तीनों हथियार उसकी पूंछ के नीचे दबे नागराज की तरफ बढ़ने लगे। तभी, ठहरिए महात्मा कालदूत, कृपया कर रुक जाइए। कौन? नाग कुमारी विसर्पी। यह नागराज है महात्मा, मणिद्वीप के सम्राट नागराज। क्या एक मानव मणिद्वीप का सम्राट? यह विषण मानव है महात्मा। सैकड़ों नाग मानव के सम्मुख कुल देवी का आशीर्वाद मिला है इसे। विसर्पी ने नागराज के सम्राट बनने की सारी कहानी कह सुनाई। और तब, ओह, अगर ऐसा है नाग सम्राट नागराज, तो हम तुमसे इस भूल की क्षमा चाहते हैं। मुझे शर्मिंदा न करें महात्मा, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा अवश्य शांत करें महात्मा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? नागराज, मैं इस द्वीप पर कदम रखने वाला पहला इच्छाधारी नाग हूँ, जिसने दुनिया भर के इच्छाधारी सांपों को अपने तपोबल से इस द्वीप पर लाकर आबाद किया है। दुनिया भर के सभी सांपों से संपर्क बनाने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रहा था। आज दुनिया का प्रत्येक सांप मेरी आज्ञा मानता है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी के भाव क्यों हैं महात्मा? एक खुकार अपराधी नागदंत हमारी कैद से निकल भागा है। हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं। ओफ, केवल इतनी सी बात। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नागदंत कहाँ है। दिखाइए महात्मा। शीघ्र ही कालदूत ने अपने मुंह से एक मणि उगल कर हाथ में ले ली। नागराज, अपनी इच्छित वस्तु की कामना करके इस मणि में देखो। नागराज ने मणि हाथ में लेकर नागदंत का नाम लिया ही था कि मणि जगमगा उठी और उसमें दृश्य बदलने लगे। हा हा हा! कुछ ही देर बाद मैं इस द्वीप से भी नागराज की कैद की तरह फरार हो जाऊंगा। और तभी, अरे यह एकाएक अंधेरा कैसा छाता जा रहा है। और जैसे ही नागदंत ने आसमान की ओर देखा, अरे इतने विशालकाय बाज, ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं। बाज तेजी से नागदंत पर झपटे, लेकिन वह जमीन पर लेट कर बच गया। शीघ्र ही खड़ा होकर उसने पेड़ की मोटी सी टहनी उठा ली और उन बाजों पर प्रहार कर दिया। नागदंत बहुत बहादुरी से उनका सामना कर रहा था, किंतु तभी एक बाज पीछे से नागदंत पर झपटा और ओह! महात्मा, नागदंत को तो बाज उठा ले गए। और फिर महाराज कालदूत से विदा लेकर
गुफा से बाहर आ गया। चलो विसर्पी, हमें नागदंत को बाजों से बचाना है। महात्मा कालदूत से हम बाद में मिलेंगे। फिर मानवता का रक्षक चल पड़ा बाजों की खोज में। अब दोनों समस्याओं का हल एक ही जगह मिलेगा और जल्दी दोनों दोनों खुले मैदान में आ गए। अब हमें बाजों के हमले की प्रतीक्षा करनी होगी। लो नागराज, जिनका तुम्हें इंतजार था वो आ गए, सांपों के दुश्मन। हाँ विसर्पी, तैयार हो जाओ। अब हमें इनके सहारे नागदंत तक पहुंचना है। शीघ्र ही दो बाज उनकी तरफ झपटे और एक विसर्पी को पंजों से जकड़कर उड़ चला, जबकि दूसरे बाज को नागराज ने पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। और अगले ही पल नागराज की सर्पीली आंखें बाज की आंखों को भेदने लगी। अब तुम मेरे वश में हो, तुम वही करोगे जो मेरी मानसिक तरंगे तुम्हें निर्देश देगी। नागराज का सम्मोहन चला और बाज नागराज का गुलाम हो गया। तभी नागराज बाज की आंखों में मानवीय आंखें देखकर चौंक पड़ा। अरे, यह तो पहले ही किसी और के सम्मोहन में बंधा है। मुझे देखना होगा, कौन है वह। नागराज ने पुनः एकाग्र होकर उसकी आंखों में झांका। अगले ही पल बाज की आंखों में एक आकृति उभरी और कुछ ही देर बाद नागराज बाज के पंजों में जकड़ा आकाश की ऊंचाई में उड़ा जा रहा था। मुझे अपने आका के पास ले चलो। जल्द ही नागराज को वह बाज नजर आने लगा जो विसर्पी को ले उड़ा था। अरे, वह तो उस द्वीप की तरफ उड़ा जा रहा है। उधर वह बाज विसर्पी को लेकर टापू की धरती की ओर बढ़ने लगा। अगले ही पल वह एक विशालकाय बाज की मूर्ति के ऊपर मंडरा रहा था और फिर मूर्ति की खुली चोंच के ऊपर पहुंचकर उसने विसर्पी को उस बाज के मुंह में छोड़ दिया। नागराज वहीं एक पेड़ पर छिपा यह दृश्य देख रहा था। उफ, यह क्या बला है। ना जाने इस मूर्ति के गर्भ में क्या है और विसर्पी किस हाल में होगी। दिन में इन आदिवासियों को छेड़ना ठीक नहीं है। पहले देखता हूँ कि विसर्पी को छोड़कर यह बाग कहाँ जाते हैं। और अगले ही पल वह पुनः बाज के पंजों में जकड़ा उड़ चला। ओह, इतने सारे बाज, और यह गेंडा जरूर यह इनका प्रशिक्षक होगा। नागराज को एक पेड़ पर छोड़कर बाज पिंजरे के दरवाजे में प्रविष्ट हो गया। उफ, अंतिम बाज साहुल भी आ पहुंचा। इसका मतलब आज दो बाज मारे गए और बाजों के प्रशिक्षक बाजुली के जाने के बाद तो मुझे इन बाजों को ख़त्म करना है, किंतु कैसे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वाह, अगर मैं इनके पीने के पानी में विष मिला दूं तो यह सब पानी पीते ही समाप्त हो जाएंगे। नागराज पिंजरे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया। है तो यह अमानवीय कार्य, किंतु इतनी बड़ी नाग जाति की रक्षा के लिए मुझे इन कुछ बाजों की बलि लेनी ही पड़ेगी। किंतु उसके अंदर घुसते ही बाजों ने शोर मचाते हुए उस पर हमला कर दिया। नाग जाति की रक्षा के लिए नागराज उन 50 खुंखार दरिंदों के बीच घुस गया था। उफ, अरे, इनके शोर मचाने से तो इनका प्रशिक्षक सतर्क हो जाएगा। बाज अपनी चोंच व पंजों से उस पर हमला करने लगे। उफ, मुझे अपनी आंखें इनके प्रहारों से बचानी होगी। बाज घातक प्रहारों को मुस्कुरा कर सहते हुए आखिर नागराज ने पानी को अपनी फुकार से विषैला कर दिया। किंतु तभी तड़ाक, यह था बाजों का प्रशिक्षक बाजुली, जो बाजों का शोर सुनकर वहां आ गया था। कौन है रे दुष्ट, बाजुली के बाजों को मारने आया है। इन शैतानों को तैयार करने वाले शैतान, तुझे यहाँ तेरी मौत खींच लाई है। और फिर वह पिंजरा एक अखाड़ा बन गया, जिसमें एक तरफ नागराज था तो दूसरी तरफ 51 पहलवान। सावधान बाजुली। शक्तिशाली प्रहार के फलस्वरूप बाजुली उछला और धड़ाम, किंतु बाजुली फुर्ती से उठा और दोनों भिड़ गए एक दूसरे से। दोनों ही शक्ति में एक दूसरे से बढ़कर थे, परंतु नागराज को साथ ही बाजों का भी सामना करना पड़ रहा था। टक्कर बेजोड़ थी दोनों की। नागराज बाजुली का भी सामना कर रहा था और मौका मिलते ही बाजों को भी मार रहा था। नागरस्सी का फंदा बाजों की जान बहुत आसानी से ले रहा था। अब की बार नागराज ने एक तीर से दो शिकार का एक अनोखा तीर निकाला। उसने बाजुली को उठाकर बाजों के झुंड पर उछाल दिया और बाजुली के भीमकाय शरीर के नीचे दबकर एक दो वहीं धराशायी हो गए। चमत्कारी शक्ति का मालिक बाजुली अब क्रोध में कांप उठा। अरे दुष्ट, अब बहुत खेल हो चुका, ले बच अब मेरी मानसिक शक्ति के प्रहार से। और उस जबरदस्त मानसिक शक्ति के प्रहार के फलस्वरूप नागराज उछलकर दूर जा पड़ा। उफ, यह तो बहुत खतरनाक है। और अगले ही कुल जबरदस्त प्रहारों ने नागराज को बेदम कर दिया। हाय उफ, नहीं नहीं नहीं, क्यों, ले अब मर इस घातक शक्ति से। कितना घातक था वह वार। बाज की आवाज़ भी ना निकल पाई और उसके प्राण पे खेड़ उड़ गए। नागराज की शक्ति जवाब दे चुकी थी। वह खड़ा ना रह सका। बचा लिया तुझे इस बाज ने बेटा, पर अब नहीं बचेगा। उफ, लगता है बचूगा नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। बाजुली उसकी तरफ बढ़ा। बाजुली नागराज को बाहों में कसा। जैसे ही वह पलटा, नागराज ने घातक विष उसके मुंह पर उगल दिया और नागराज का यह चूकवार बाजुली को महंगा पड़ा। वह तहवा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।
अब नागराज अपनी पूरी शक्ति बटोर कर खड़ा हुआ। मुझे अभी और शैतानों का सामना करना है। फिर नागराज काल बनकर उन बाजों पर टूट पड़ा। नागों की मौत के दूत बाज नागराज की वैसेली फुकार का सामना न कर पाए। उफ, यह दोनों आखिरी है। नहीं नहीं, यह तूने क्या किया? मेरे वर्षों की मेहनत से सिखाए हुए पाले हुए मेरे सभी बाजों को मार दिया तूने। किंतु अब नागराज ने बाजुली को संभलने का मौका नहीं दिया। वह उछलकर बाजुली के सीने पर सवार हो गया और जब तक उसके प्राण पखेरु निकल नहीं गए उसने अपने पैर नहीं हटाए। मरते वक्त यह जान ले दुष्ट कि मैं नागराज हूँ और तूने अपनी मेहनत गलत काम में लगाई है, इसलिए तेरी जिंदगी के साथ वह भी व्यर्थ गई। फिर नागराज उस बेमिसाल अखाड़े में से 51 पहलवानों को मारकर विजय होकर बाहर निकल रहा था। उफ, रात घिराई है। नागराज एक दिशा में बढ़ चला। आज उसे काम भी तो बहुत थे। चलो, बाजों का संकट तो हमेशा के लिए टला, पर अब मुझे विसर्पी नागदंत व नागों को ढूंढना है। कुछ देर बाद अरे, यह तो मैं समुद्र के किनारे पहुंच गया। किंतु यह चमक कैसी? यह तो कई जहाज है और कबीले वाले भी मसाल लिए यहाँ खड़े इशारे कर रहे हैं। राखी, फटाफट स्टीमर उतारो और आइलैंड पर पहुंचो। और जल्दी ही राखी का स्टीमर द्वीप के किनारे आ लगा। आओ राखी साहब आओ, इस बार तो बहुत माल है आपके लिए। हम भी तो माल लाए हैं, तुम्हारा सरदार कंगालू। नागराज हैरान था यह सब देखकर। यह तो स्मगलर लगते हैं, पर इनका यहाँ क्या काम? पीछा करके देखता हूँ। एक सुनसान स्थान पर वे सब ठहर गए। राखी साहब, अब इस काम में बहुत मुसीबतें आ गई हैं। आपको हमारा मेहताना बढ़ाना होगा। ज़रूर, मैं बात से बात करूँगा। एक आदिवासी ने बढ़कर ज़मीन पर लगा एक ढक्कन उठाया। चलिए राखी साहब, आपको आपका माल दिखा दे। और नागराज के देखते ही देखते वे सब उस रिक्त स्थान में समा गए। अरे, यह सब तो अंदर उतर गए। फिर नागराज भी उसमें उतर गया। कोई बहुत बड़ा रहस्य लगता है। इस द्वीप पर कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है शायद। और यह दृश्य देखकर तो दंग रह गया नागराज। यह देखिए राखी साहब, कैसे शानदार नाग पकड़े हैं इस महीने हमारे बाजों ने। आप सब इन्हें ले जा सकते हैं, चाहे तो इनकी खाल बेचे, चाहे विष, चाहे ऐसे ही बेच दे इन्हें। नागमणि द्वीप के सैकड़ों नाग वहाँ शीशे के बक्सों में कैद थे। उफ, तो ये लोग पोर्ट्स हैं, सांपों की खाल बेचने वाले। किंतु एक पेटी में नागदंत भी बंद था। अरे, यह क्या कंगालू सरदार, पेटी में आदमी है। हाँ राखी साहब, शायद यह इच्छाधारी नाग है। हमने इसलिए इसे आज़ाद नहीं किया और यह आज ही पकड़ में आया है। तभी एक गनमैन जोश में बोल पड़ा। राखी साहब, मुझे लगता है यह कौन है? यह नागराज है। नागराज, अपराधियों का काल। बात इसे देखकर बहुत खुश होंगे राखी साहब। नागराज, अच्छा प्रोफेसर, नागमणि का आविष्कार, ठीक है, इसे संभाल कर ले चलो। तत्पश्चात वे पेटियाँ बाहर निकाली जाने लगी। राखी साहब, अगली बार हमारा ध्यान की रखिएगा ज़रूर। परंतु अगली बार शायद आनी ही नहीं थी। आगे बढ़ते आदिवासियों के सामने सांपों की दीवार जो खड़ी थी। हाय, इतने सांप, ये बाहर कैसे आ गए? डर के मारे इतने सांपों के साक्षात दर्शन से कईयों के हाथों से तो शीशे की पेटियाँ छूटकर जमीन पर बिखर गई। आज नहीं छोड़ेंगे ये, बरसों का बदला लेंगे हमसे ये आज। और फिर शुरू हो गई जंग सांपों की और इंसान रूपी शैतानों की। जबकि नागराज, आओ नाग कुमारी विसर्पी। देखते ही देखते नाग ने मानवीय रूप धारण कर लिया। नागराज, तुम यहाँ अलग खड़े हो। अरे, तुम तो बहुत घायल हो। हाँ नाग कुमारी, किंतु मैं अलग नहीं खड़ा। मैं राखी पर नज़र रखे हुए हूँ, जो नागदंत को लेकर भागने की फिराक में है। उधर चलो, जल्दी चलो, सब गड़बड़ हो गया लगता है, पर इसे तो हम बचा कर ले ही जाएंगे शिप में। लेकिन नहीं, रुक जाओ राखी साहब, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। चौंक उठा राखी। फिर भी उसने नागराज पर गोलियों की बौछार कर दी। एक और नागराज, किंतु उसे लगा कि उसकी गन में नकली गोलियां भरी थी, क्योंकि उसके चेहरे पर पड़ने वाला नागराज का प्रचंड गुस्सा उसे असली लगा। फिर दोनों आदिवासी भी पेटी फेंक कर नागराज पर झपटे। दोनों ने भाले नागराज के जिस्म में पार कर दिए, किंतु नागराज के वार वह भी ना सह पाए। नागकुमारी विसर्पी ने दौड़कर वह भाले नागराज के पेट से बाहर खींच लिए। उफ नागराज, यह क्या हुआ? कुछ नहीं विसर्पी, मुझे इन घाव से कुछ नहीं होता, मेरे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। राखी ने मौका देखकर गन सीधी की और नागराज ने विसर्पी को धक्का देकर बचाया ही तो लिया उन जानलेवा गोलियों की बौछार से। हट जाओ विसर्पी, हट जाओ। पलक झपकते ही नागराज पलटा और नागराज के शरीर में वास करने वाले नागानंद वह नागनाथ ने अगले ही क्षण राखी के प्राण ले लिए। तभी वातावरण स्टीमर के इंजन की आवाज़ से गूंज उठा। उफ, यह स्टीमर में कौन भागा? नागदंत। अरे, नागदंत कहाँ गायब हो गया? लगता है वह भाग गया नागराज। और देखते ही देखते स्टीमर दूर होता चला गया। आओ विसर्पी, पहले हम इस द्वीप के सरदार से मिल ले। चलो नागराज। नाग सम्राट नागराज व नागकुमारी विसर्पी सरदार कंगाल की बस्ती में पहुंचे। वहाँ नागमानुओं ने कंगालू को कैदी बना कर लिया था। आओ नाग सम्राट नागराज,
राज सिंहासन ग्रहण करो। नागराज सिंहासन पर बैठ गया। सरदार कंगालू, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अपने दुश्मन बाजों को, उसके प्रशिक्षक बाजुली को समाप्त कर दिया है। अब हम अपने द्वीप पर चले जाएंगे, किंतु तुम्हें हमको वचन देना होगा कि आगे से ऐसा कोई घृणित कार्य तुम दोबारा नहीं करोगे। हम तुम्हें वचन देते हैं नागराज। तब कंगालू ने नागराज को अपने स्मगलरों से गठबंधन की पूरी दास्तान कह सुनाई। सरदार कंगालू, हम तुम्हें दाल, मसाले और भी बहुत सी चीज़ें देंगे। बदले में तुम्हें हमें सांप देने होंगे, सैकड़ों हजारों सांप। फिर उनके बताए तरीके से हमने तुम्हारे द्वीप से सांप पकड़े। चोच में छोड़ा गया सांप सीधा नीचे जाता और वहाँ रखी पेटी में गिरता, जिसे हमारे आदमी आगे बढ़कर बंद कर देते थे। सरदार कंगालू, क्या तुम्हें पता है कि यह शैतान कहाँ से आते थे और किसके लिए काम करते थे? नहीं नागराज, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने राकी से सुना था कि उसका बॉस कुवैत का एक शेख यूसुफ बिन अली खान है। पूरे विश्व में उसका जानवरों का व्यापार चलता है। उफ। फिर वह रात वहाँ गुजार कर नागराज, नागकुमारी, वह नाग मानव अगले दिन अपने द्वीप पर लौट चले। नागराज, आज तुमने संपूर्ण नागमणि द्वीपवासियों को अपना ऋणी बना लिया है। लेकिन नागराज के मस्तिष्क में केवल दो नाम हथौड़े की तरह बज रहे थे, यूसुफ बिन अली खान और नागदंत। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।